आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बजट इनकम्स पढ़ी थी या रिसिप्ट्स कह लो उनको। बजट रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट थी। सेम टू सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले एक्सपेंडिचर का मतलब पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, खर्चा। गवर्नमेंट के क्या क्या खर्चे होते हैं और वो किस किस नेचर के होते हैं, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। अब फिर से वही बात आती है जो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में आई थी। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट थी? जो रेगुलर नेचर की थी, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी रेगुलर नेचर पे। कैपिटल रिसिप्ट थी जो कभी कभार होती है, बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत बड़ी वॉल्यूम में होती है और जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन्वॉल्व थे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी। ये क्या होती है? आपकी रेगुलर नेचर की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये काम करती है कि रेगुलर जो गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे खर्चे हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। सैलरीज हो गई, कंपनी को चलाने के लिए वेजेस हो गई, कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग का वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारे जो खर्चे हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और इसमें जो आपका बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये नॉन रेगुलर होता है। ये आपका कभी कभार होगा, रेगुलर बेस पे नहीं होगा। ये गवर्नमेंट की जो खर्चा है, गवर्नमेंट को कुछ देगा वापस में। अब देखो, जब हमने पढ़ लेते हैं, जब हमने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था और कैपिटल रिसिप्ट पढ़ा था, उसमें एक बात थी, यहाँ पे कोई एसेट और कोई लायबिलिटी इन्वॉल्व नहीं थी। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, कोई एसेट इन्वॉल्व, लेकिन इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, बुक में ना रेगुलर की जगह रेकरिंग भी लिखा है। रेकरिंग मतलब रिपीट होता है। जो नॉन रेगुलर, या इसको रेगुलर नेचर भी कह सकते हो और रिपीटिंग नेचर भी कह सकते हैं। रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है बेसिकली। तो नॉन रेगुलर या नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, एक ही बात होती है। अब कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है। पैसा कब आता है? या तो आप एसेट बेचे, एसेट कम हो गए आपके, या तो आपने एसेट बेचे क्योंकि आपकी मशीनरी, फर्नीचर की कंपनी, शेयर्स आपने बेच दी, उसके बदले पैसा आ गया। ठीक है, या आपकी लायबिलिटी बढ़ती थी उसमें, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी मतलब कोई बोरिंग करी है, कोई लोन लिया है, कुछ भी कर्जा लिया है जिससे आपके पास पैसा आ गया। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। क्यों इंक्रीज़ होंगे? एक तरफ से कह रहे हो सर खर्चा हो रहा है, फिर एसेट्स कैसे इंक्रीज़ हो गए? क्योंकि जब आप कोई एसेट परचेज़ कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल छोटी सी कंपनी है, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी ख़रीदा आपने, कंप्यूटर ख़रीदा, कुछ भी शेयर्स ख़रीदे, कुछ भी ख़रीदा, तो जब खरीदोगे तो पैसे देने पड़ेंगे ना। जब आप मार्केट से कोई सामान खरीदोगे तो बदले में पैसे देने पड़ेंगे। एक्सपेंडिचर हो गया, आउटफ्लो हो गया, पैसा दे रहे हो आप। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट से बिल्कुल उल्टा चलेगा। इसमें एसेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, और इसमें एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी, एसेट कैसे इंक्रीज हो गया मैंने बता दिया कि कोई भी आप चीज़ खरीद रहे हो, बदले में तो खर्चा हो रहा है ना, पर एसेट तो बढ़ गया ना। आपके पास फर्नीचर आ गया, आपने बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? फर्नीचर 50,000, 1 लाख जो भी है, आपके पास वो चीज़ घर पे आ गई। जब आपने मशीनरी खरीदी, आपकी फैक्ट्री में आ गई, तो वो आपकी जो मशीनरी आपने खरीदी उसके बदले आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, पैसा दिया। मशीनरी आप रोज़ नहीं खरीदोगे, जब आपकी पुरानी मशीनरी ख़राब हो जाएगी तब आप खरीदोगे। तो ये रेगुलर नेचर के नॉन है, नहीं है। क्योंकि मशीनरी कभी कभार खरीदोगे, फर्नीचर कभी कभार खरीदोगे, गाड़ी कभी कभार खरीदोगे, कंपनी शेयर्स कभी कभार खरीदोगे, रोज़ के खर्चे नहीं है आपके। तो ये खर्चा जब होगा, बदले में जो आप खरीदोगे वो तो आपके घर पे आ गया ना, मशीनरी वगैरह जो भी घर पे आ गया, तो वो आपके घर पे आया, आपका एसेट इंक्रीज़ हो गया। लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल एक लोन था, लोन क्या होता है? लायबिलिटी होती है।
देने होते हैं वापस। जब आप उस लोन को पे कर रहे हो, रीपे कर रहे हो, मतलब वापस कर रहे हो, अगर गवर्नमेंट से लिया है, गवर्नमेंट को किसी और इंटरनेशनल गवर्नमेंट से लिया है, हम गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं, अगर बाहर की किसी गवर्नमेंट से लिया है, किसी बैंक से लिया है, तो वो जब लोन रीपे कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब खर्चा हो रहा है। जब आप लोन रीपे कर रहे हो, पैसा तो जा रहा है, पर लाइबिलिटी क्या हो रही है आपकी, ये जो लाइबिलिटी थी आपकी डिक्रीज़ नहीं हो रही। कैसे? मान लो आपके ऊपर लोन था 1,000 रुपये का, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1,000 रुपये का लोन था, ये आपकी लाइबिलिटी 1,000 की। जब आपने इसको रीपे किया, मान लो इसमें से आपने पे कर दिए 800 रुपये, 800 रुपये वापस कर दिया आपने, जो भी आपका लोन था। आपका अब लोन कितने का रह गया, 200 रुपये का लोन अभी भी आपके पास है। तो पहले लाइबिलिटी 1,000 रुपये की थी, अब जब पे कर दिया, पे, अच्छा ये जो पे किया आपने, ये जो रीपे किया है, ये क्या आ गया आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पहले लाइबिलिटी थी आपकी, ये करंट लाइबिलिटी, आज की लाइबिलिटी ये है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 800, क्योंकि 800 दिए हैं। अब लाइबिलिटी 1000 की थी और अब लाइबिलिटी 800 की होगी, तो 1000 से जब 200 पे गई तो गिर गई ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, आपका या तो एसेट आपके पास आता है, मतलब एसेट इंक्रीज़ हो गया, या लाइबिलिटी ख़त्म होती है। कोई भी आपकी देनदारी है वो ख़त्म होती है। आपके ऊपर देनदारी है 1000 रुपये की, आपने 800 दे दिए, 200 रुपये देनदारी रहेगी। अब 200 रुपये देनदारी रहेगी, पहले 1000 थी तो कम होगी ना, 1000 से 200 तक आ गई। तो लाइबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज़ होती हैं और एसेट आपके इंक्रीज़ होते हैं। इसमें कोई एसेट और कोई लाइबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होती। मैंने साथ साथ दोनों बता दिए। अब इसमें क्या क्या आइटम्स आती हैं, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरीज, एक्सपेंडिचर रेगुलर नेचर के, इसमें कोई डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी आ गई, पेंशन आ गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लिखा हुआ एग्जांपल, वो लेकिन इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। तो इसमें आपकी जो रेगुलर नेचर की आती है, सैलरीज आ गई, किसको देनी है सैलरीज, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, पेंशन्स हो गई, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा आ जाती हैं जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखेंगे, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखेंगे। अभी आज के टाइप्स में और करा दूंगा। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग नहीं है, वो लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करता है। लोन टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स। अब इसमें क्या कर दिया, मान लो बिल्डिंग बना दी, कोई गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई है, अगर बिल्डिंग बनाई है तो एसेट आ गया, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग आ गई, बदले में क्या हुआ, खर्चा हुआ। फ्लाईओवर बना दिया, फ्लाईओवर मतलब पुल बना दिया, कोई रोड बना दी। अब वो रोड का हक किसके ऊपर, रोड लोग तो रोड पर रहेंगे, पर रोड का जो मेन जो मालिक है वो कौन है, वो तो गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट का एसेट बन गया। अच्छा, इसमें आ जाएगा पेमेंट ऑफ लोन, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, परचेज ऑफ मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए, ये आपके टाइप्स हो गए। यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसकी कुछ टाइप्स बुक में दी हैं, उसको डिटेल में देखते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ। आगे जो आपका काम है वो है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। 3 तरह के डेफिसिट्स होते हैं, विल ट्राई कि तीनों आज ही कर लें, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, चैप्टर ख़त्म कर दें, देखते हैं कितना हो पाता है, वरना 1 या 2 तो कर लेंगे और न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप इसको नोट करना है, नोट कर लो, अदरवाइज़ बुक में मार्क दिया है। एक काम करते हैं, ये आपकी बुक पे पेज नंबर 10.11 में दिया हुआ है, ये जो जितना भी टॉपिक है ये सारा आप खुद पढ़ो। वैसे मैं बोर्ड पे कराने लगा था, लेकिन ऑलरेडी इसके आंसर्स भी गिवन है। ये भी आपका टॉपिक है, और पीछे आपको हॉट्स के अंदर भी और MCQs में भी वेरी शॉर्ट में हर मैच द फॉलोइंग वगैरह सब में ये चीज़ दी हुई है। आप इसको गो थ्रू करो, ये आपका होमवर्क है। इसमें कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आया तो अब मैं उसको समझा दूंगा, क्योंकि सब कुछ वही है कि गवर्नमेंट के खर्चे किस हिसाब से रेगुलर नेचर के रेवेन्यू में आ गए, और जिसमें एसेट्स बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है वो उसमें आ जाएंगे। तो मैं आपका नया टॉपिक शुरू कर देता हूँ आपको बजट्स के ऊपर, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। पहले डेफिसिट पढ़ाने से पहले मैं क्या करूँगा, आपको बजट के बैलेंसिंग बताता हूँ, वो आप घर में होमवर्क में कर लेना। कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अभी मैं क्या करा रहा हूँ, आपको टाइप्स ऑफ बजट एक्सप्लेन कर दूँगा, उससे क्या होगा, हमारी क्लास का टाइम बच जाएगा एंड वी कैन स्टडी एनीथिंग मोर।
लेट्स स्टार्ट। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बजट। 3 तरह के आपके बजट्स होते हैं जो हमने पढ़ने होते हैं। उसमें से सबसे पहला है बैलेंस्ड बजट, फिर आपका है सरप्लस बजट, और ये आपको एक बॉक्स में दिया है बुक में, पर ये इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा आपका है डेफिसिट बजट। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ध्यान से देखो, बजट बेसिकली है क्या? बजट होता है कि हमारी कितनी रिसिप्ट्स हुई और कितने एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उस हिसाब से हम एडवांस कमिंग है। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बजट अगले साल का बनता है, तो अगले वाले साल में हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा कितना पैसा आएगा और हम किन किन चीज़ों पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, रोड्स पे, इकॉनमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट में, किस पे क्या क्या कितना खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट को ये बताना होता है। ठीक है, तो अगर आपकी जो रिसिप्ट्स हैं, जितना पैसा आपको आया, आपकी जो रिसिप्ट्स हैं इक्वल होगी एक्सपेंडिचर के। अगर जितना पैसा आया और उतना ही आपका खर्चा हो गया, ये जितना खर्चा हुआ उतना पैसा आपके पास साल के साथ आ गया, उसे बोला जाता है बजट एक्सपेंडिचर। और ये कहने की बात नहीं है, ये एस्टिमेटेड होती है। दोनों एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि हम तो अगले साल का एजम्पशन कर रहे हैं ना, तो एस्टिमेटेड रिसीप्ट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। उसको बोलेंगे बैलेंस बजट, कि बजट बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया। सरप्लस, अगर जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको पता है सरप्लस क्या होता है। सरप्लस को बेसिकली हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट, या प्रॉफिट तो वैसे गेन को बोला जाता है। सरप्लस होता है कि एक्स्ट्रा सेविंग्स होगी आपके पास पैसा बच गया। तो जब कभी आपके पास जो रिसीप्ट्स हैं वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, किससे? एक्सपेंडिचर से। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पूरे साल में पैसा कितना आया? 1 लाख रुपए आया, और हमने खर्चा कितना किया? खर्चा कर दिया 80,000 पे। जब 1 लाख रुपए आया और 80,000 पे खर्चा कर दिया, हमारे पास बच कितना गया? 20,000 बच गया। तो मतलब ये ज़्यादा है। जब आपके पास पैसा बच रहा है, कितना पैसा बच गया? 20,000। और 20,000 क्या होता है? वो सरप्लस होता है। सिंपल सी बात, जो आपके पास पैसा आया और जो आपने खर्चा किया, बचा हुआ पैसा सरप्लस है, आपकी सेविंग्स है, आप उसको अगले साल यूज़ कर सकते हो, उसको बोला जाता है सरप्लस बजट। जब आपके पास रिसिप्ट्स जो है, गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आया है वो कम पड़ गया और खर्चा ज़्यादा हो गया, समझ रहे हो? पैसा आया, वो मान लो 1 लाख रुपए आया, यहाँ पे 1 लाख रुपए आया था और 80,000 खर्चा हो गया था। यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए आया, लेकिन खर्चा आपका हो गया 1,50,000 रुपये का, क्योंकि ये सब एस्टिमेटेड होता है। बजट फरवरी के 1 डे को दिया जाता है और अगले साल, आने वाले साल के लिए दिया जाता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो ये पता थोड़ी होता है कि साल के बीच में कोई बाढ़ आ जाएगी, कोई फुल टूट जाएगा, कोई खर्चा बढ़ जाएगा, कोई कंपनी खरीदनी पड़ जाएगी, कोई एसेट बेचना पड़ जाएगा, कुछ नहीं पता होता। पूरे साल अपकमिंग ईयर के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फोरसीन नहीं होते। ठीक है, वो एक एस्टिमेशन होता है, एग्जम्पशन होता है, एक अनुमान लगाया जाता है। तो वो बढ़ भी सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं। रिसिप्ट का कुछ पता होता है कि हाँ, अभी रिसिप्ट का एग्जम्पशन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो पता है रेगुलर नेचर में आ रही होती हैं। तो आपका पास पैसा आया पूरे साल में 1 लाख रुपए, और आपने खर्चा कर दिया या खर्चा हो गया, वो हो गया 1.5 लाख का। तो आपके पास जो पिछला सरप्लस पड़ा था, आप उसमें से यूज़ कर लोगे। 1 साल का, 2 साल का अगर सरप्लस हो रहा है, तो मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, इसको बोलते हैं डेफिसिट। और डेफिसिट हमारा क्या होता है? कमी। डेफिसिट का बेसिक मतलब क्या हुआ? कमी। यार इसको बोला जाता है डेफिसिट। इसमें डेफिसिट कितने का हो गया? 50,000 रुपये का। डेफिसिट मतलब शॉर्टेज। कमी, कि पैसा कितना कम पड़ गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, पैसे कम पड़ गए मेरे पास 50 रुपये। तो ये आपका 3 तरह के बजट्स हैं, बुक में मार्क्ड है। अब हमारा जो सिलेबस है, हमको इसको खाली डेफिनेशन पढ़नी है, ओनली डेफिनेशन। इसमें भी ओनली डेफिनेशन, बट इसकी जो है हमारे को डिटेल पढ़नी है।
हमारे सिलेबस में इसकी पूरी की पूरी डिटेल है कि हमें क्या डेफिसिट बजट कितने तरह का होता है, क्या होता है, और इसकी डिटेल भी पढ़नी है प्लस इसका न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, 4 मार्क्स का आता है, बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब फ्री के 4 मार्क्स हैं ये किसी के गलत भी नहीं होते, ऑलमोस्ट सबके ठीक होते हैं। सिंपल से 3 फॉर्मूले हैं, उससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट डेफिसिट और कितने टाइप्स का होता है। बेसिकली डेफिसिट्स का मतलब क्या हो गया, डेफिसिट वर्ड का मैंने बता दिया, जब आपके एक्सपेंडिचर या आपकी रेवेन्यू कम होगी एक्सपेंडिचर के, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप कि एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं रिसिप्ट। एक ही तो बात होगी, या रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से कम हो गई या एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज़्यादा होगी। तो जब आपका खर्चा आपके आने वाले पैसों से कम है या आपके आने वाले पैसे खर्चे से कम है या ज़्यादा है, उल्टा बोल दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए हो। जो आपके खर्चे ज़्यादा हैं रिसिप्ट से या जो रिसिप्ट है वो कम है खर्चों से, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट। डेफिसिट 3 प्रकार का होता है बेसिकली, आज उसकी हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और ये कैसे पूरा किया जाता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो छोटा सा दोबारा पढ़ते हैं। हमने आपको बजट बताया था, बजट मैंने कहा था 2 प्रकार का होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं इसी में आपके फॉर्मूलेज भी करा दूंगा। एक होता है रेवेन्यू बजट, इसको बोला जाता है कैपिटल बजट। फिर इसके अंदर आपकी 2 टाइप्स आ गई थी, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, रेवेन्यू नहीं है ये, बजट इन रिसिप्ट है ये, क्योंकि 2 तरह का फ्लो चार्ट बनता है। ये बजट रेवेन्यू और कैपिटल को डिवाइड नहीं कर रहे हम, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को कर रहे हैं, बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा है। अब मैंने आपको बोला कि जब आपकी रिसिप्ट, हम डेफिसिट पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है ना, आपके बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है बजट रिसिप्ट से, तो उसे बोला जाएगा डेफिसिट, ठीक है। लेकिन अभी रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो जब आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कम पड़ गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, उसे बोला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। टोटल आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा पड़ गया रिसिप्ट से, तो वो अलग चीज़ है, वो अभी अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। खाली रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रेगुलर नेचर की जो रिसिप्ट है वो रेगुलर नेचर के खर्चों से कम पड़ गई, या रेगुलर नेचर के खर्चे जो हैं वो रिसिप्ट से ज़्यादा पड़ गए, तो उसे बोला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेगुलर नेचर का डेफिसिट हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रोज़मर्रा के खर्चे हैं आप वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की जो इनकम है, मान लो इनकम मेरी हुई, मेरी इनकम आ गई 10,000 रुपये, मेरे पास 10,000 रुपये आ गए और मेरे रोज़मर्रा के खर्चे चले गए 12,000 रुपये पे, तो इसे बोला जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। कितने का डेफिसिट हुआ? 2,000 रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट, सिंपल सी बात, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला भी है, ये आपका फॉर्मूला भी है कि रेवेन्यू डेफिसिट आपको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये आपका फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली हम आज और कल में जो भी क्लासेस होंगी 3 तरह के डेफिसिट सुनाएंगे, समझाएंगे, और 3 ही आपके फॉर्मूले हैं। तो दिस इज़ योर फॉर्मूला नंबर 1।
तीन फॉर्मूले हैं, तीनों की तीनों अप्लाई होते हैं एक ही न्यूमेरिकल में। 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल मैंने आपको बता ही दिया। तो जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया था ना, ये 10,000 थे और ये आपके आगे 12,000, तो ये ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा है, तो हाँ यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 12,000 माइनस 10,000। फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, तो आंसर आ गया 2,000। तो आप ओरली भी, ये सब जो न्यूमेरिकल सारे ओरल वाले होते हैं, कोई इसमें लंबा चौड़ा मैथ्स नहीं चाहिए, कोई अकाउंट्स नहीं चाहिए, सिंपल प्लस माइनस करना है कि रेवेन्यू रिसीप्ट 10,000 है, ये आपके 12,000 हो गए, तो कितने का फ़र्क आ गया, 2,000 का। वो 2,000 क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। सिंपल सी बात, रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसका मतलब और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, जो बुक में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट वो कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रही। क्यों नहीं पूरे कर पा रही, खर्चा है 12,000 रुपये का और पैसे 10,000, तो गवर्नमेंट खर्चा पूरा नहीं कर पा रही। अपना खर्चा, कौन सा खर्चा, रोज़मर्रा का रेगुलर नेचर के जो खर्चे, सैलरीज वगैरह, सब्सिडीज़ वगैरह जो देनी है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही। It implies that government is dis-saving, that is government is using up saving of other sectors of the economy to finance its consumption। अब नॉर्मल सी बात है यार, यहाँ पे 10,000 रुपये आ गया, यहाँ पे 12,000 रुपये खर्चा आ गया, ठीक है, और हमारा जो बजट है वो बैलेंस्ड है। अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारा बजट जो है वो बैलेंस्ड है, पर ये तो ज़्यादा हो गए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लो ये 10,000 है ना, इसको 20,000 ले लो, रिसिप्ट्स आपकी 20,000 होगी, या अभी कुछ नहीं रहते, बजट एक्सपेंडिचर आपका 20,000 रुपये, ठीक है। तो बजट एक्सपेंडिचर अगर 20,000 रुपये का है, तो उसमें, क्योंकि ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करता है फॉर्मूलेस बनाने में, अगर आपका बजट एक्सपेंडिचर 1 साल का आया 20,000 का है, उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12 का है, तो ये कितना हो गया, ये ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया, 8,000 रुपये आ गया। क्यों, सिंपल मैथ्स है यार, टोटल खर्चा 20 का है, रेवेन्यू वाला 12 को, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया आपका कि बजट में से रेवेन्यू माइनस करो तो कैपिटल, ये रेवेन्यू प्लस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू प्लस कैपिटल इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये 20,000 का मेरे को पता, ये हो गया, ठीक है। अगर ये 20,000 रुपये का है, तो मेरे को बजट को क्या करना है, बैलेंस। अगर मेरा खर्चा 20,000 रुपये का है, तो मेरे को पैसा भी तो 20,000 चाहिए, तो मैं अपने रिसिप्ट्स कितनी लेके आना चाहूँगा, 20,000 रुपये की। ये है नहीं, ये एक्चुअली है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, इसका मतलब ये है, ये अभी आना है पैसा। तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरे पास 20,000 रुपये आ जाए, ताकि मैं ये 12,000 8,000 पे कर दूँ। लेकिन मेरे पास कितना आ गया, 20,000 में से 10,000 आ गया। अभी मेरे को और कितना चाहिए, मेरे को और चाहिए 10,000 रुपये। इसको सर्कल कर देते हैं, इसको सर्कल कर देते हैं, क्योंकि ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता लग गया, और ये मेरे को पता है, जो जो टिक है वो मेरे को पता है। ये मेरे को आइडिया चाहिए कि 20,000 को बैलेंस करने के लिए 20,000 चाहिए मेरे को, 10,000 तो आ रखा है, मतलब 10,000 और चाहिए। अब ये 10,000 क्या है, ये है कैपिटल रिसिप्ट। ये 10,000 क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को बजट को बैलेंस करना है। तो 20,000 तो यहाँ पे कम पड़ गए और 8,000 वो कम पड़ गए। तो ये 10,000 को मैं अगर तोड़ूँ तो इसमें 2,000 तो रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है मेरा, और 8,000 बाकी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे को करना है। तो जो इसके अंदर 2,001 है और बाकी का 8,000 क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ना। वो बाकी आगे में कैपिटल डेफिसिट नहीं होता, बेसिकली वो फिजिकल डेफिसिट होता है, वो मैं अगली बार बताऊंगा। तो 2,000 आपको ये चाहिए। अब ये 2,000 के लिए जो आपका ये कम पड़ गए, आप क्या करोगे, ये 10,000 का खर्चा था, सॉरी 12,000 का खर्चा था, 10,000 पड़े थे, 2,000 कम पड़ गए, 2,000 कहीं से लेके आओगे, खर्चा तो पूरा करोगे ना। तो आप ये 2,000 का क्या करोगे, लोन लोगे, लोन लोगे ना। कहाँ से लोगे पैसा, या तो लोन लोगे, बोरो करोगे। भाई आपका खर्चा 12,000 पड़ गया, पैसे 10,000 पड़े हैं, तो 2,000 कम पड़ रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट आ गई ना। अब लोन और बोरिंग क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी, क्योंकि अगर किसी से लोन लोगे या बोरो करोगे, वापस तो करने पड़ेंगे ना। जब वो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ गई, आपकी बढ़ गई ना। पहले लाइबिलिटी 0 थी, अब कितने की आ गई, 2,000 की आ गई। 8,000 तो ये खर्चा पूरा कर रहे हो आप, 2,000 की लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब लोन ले रहे हो, पैसा आ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, तो कैपिटल रिसिप्ट होगी। तो इसका मतलब, इसकी इम्प्लीकेशन पहली तो ये लिखी हुई बुक में कि गवर्नमेंट अपना खर्चा नहीं पूरा कर पा रही,
क्योंकि पैसा कम पड़ रहा है। अब वो खर्चा पूरा नहीं कर पा रही तो पैसा कम पड़ रहा है, तो वो पैसा कहाँ से लाएगी? कैपिटल रिसिप्ट से। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाता है रिसिप्ट से तो उसको पूरा करने, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको कैपिटल रिसिप्ट बढ़ानी पड़ती है। कैपिटल रिसिप्ट लोन की फॉर्म में या बोरिंग की फॉर्म में गवर्नमेंट को लेके आनी पड़ती है। तो एक पॉइंट तो ये है, या तो गवर्नमेंट लोन ले ले, उसको कैपिटल रिसिप्ट में गिना जाएगा। दूसरा पॉइंट ये भी आ सकता है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कंट्रोल करे। यार गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया ना, इस खर्चे को नीचे लेके आए, 10,000 तक लेके आए, क्यों नहीं लेके आ सकती? लेकिन कई बार ये रेगुलर खर्चे हैं, सैलरी किसको नहीं दोगे, पेंशन किसको नहीं दोगे, तो गवर्नमेंट कई बार मजबूर हो जाती है। ये एक सेकंड ऑप्शन है, बट ये बहुत रेयर होता है देखने को, ज़्यादातर गवर्नमेंट लोन ही लेती है। ठीक है, अभी पीछे लॉकडाउन में केजरीवाल जी का बयान आ गया कि हमारे पास सैलरी देने को पैसा नहीं, क्योंकि हमने सारा राशन लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में बांटा, लोगों को लॉकडाउन में खाना फ्री में खिलाया, पेंशन्स बांटी, तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए और लॉकडाउन में काम नहीं हो रहा, उनके पास टैक्स नहीं आ रहा, तो कह रहे हमारा खर्चा बढ़ गया। हमारा खर्चा कौन सा बढ़ गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा बढ़ गया। सॉरी माइक उतर गया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा बढ़ गया जो रेगुलर नेचर का। क्यों? सैलरीज ज़्यादा देनी, सैलरीज पेंशन सब दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं आ रही। रिसिप्ट कौन सी होती है? टैक्स वाली। गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने, केजरीवाल ने गवर्नमेंट ने बोला हमारे पास टैक्स नहीं आ रहा। तो एक दिन उसने इंटरव्यू किया केजरीवाल ने, उसने मोदी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता मांगी, प्लीज़ हमको कुछ पैसा दिया जाए ताकि हम अपनी सैलरीज दे सकें, हमको सैलरी देने का पैसा नहीं है। तो जब केजरीवाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट से पैसा मांगा तो वो क्या हुआ? ठीक है, उसकी कैपिटल रिसिप्ट बढ़ गई, तो वापस भी तो करेगा एक दिन, तो लोन लायबिलिटी बढ़ी आपकी। या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकती है या मिनिमाइज, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है, क्योंकि खर्चे ऐसे होते हैं एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए, उसको कंट्रोल करना फिर ठीक नहीं होता। तो बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है कि हम कैपिटल रिसिप्ट ही यूज़ करते हैं, या लोन कैपिटल रिसिप्ट एक ही बात है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया रिसिप्ट से, उसे बोला गया रेवेन्यू डेफिसिट, और उसको पूरा कहाँ से कराएगा, उसकी फंडिंग कहाँ से करोगे, वो डेफिसिट को पूरा कहाँ पे करोगे? कैपिटल रिसिप्ट से। और इस चीज़ को बोला जाता है, जो कैपिटल रिसिप्ट लेके आ रहे हो, 2,000 रुपये की जो लेके आ रहे हो, इसको बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछा जाता है व्हाट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका आंसर ये है कि जो हमारा डेफिसिट पड़ रहा है, मतलब जितना हमारा खर्चा ज़्यादा है कमाई से, वो खर्चा पूरा करने के लिए हम पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं, उसे बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि वो पैसा लोन लेके आ रहे हैं, खर्चे कम करके आ रहे हैं, किससे बोरो कर रहे हैं। एक तो बोरो होता है लोन वाला, एक बोरो दोस्ती आ रहे में कि वापस ही नहीं करना। तो वो पैसा हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, किस बैंक से लेके आ रहे हैं, किसी और कंट्री से लेके आ रहे हैं, किसी और गवर्नमेंट से लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, जिस तरह से भी पैसा लेके आ रहे हैं वो 2,000 पूरा करा जा रहा है, उसको बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इसके अंदर जो बुक के अंदर इम्प्लीकेशंस दी हुई हैं 5-6, वो आप लोग रीड करेंगे। और मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट भी लिखे हैं 2 पॉइंट, कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम कैसे किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट उसमें है रिड्यूस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस को कम करो। मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, उसमें पहला लिखा है, एक ही बात है कि गवर्नमेंट अपने अननेसेसरी खर्चों को कम कर दे। जब खर्चे कम कर देगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, या इंक्रीज़ रेवेन्यू, या तो इसका खर्चों को कम करो, या लोन ले लो, या इंक्रीज़ रेवेन्यू, अपनी इनकम बढ़ाए, इसको 12,000 तक ले जाओ। कैसे बढ़ा सकती है? टैक्स बढ़ा के। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन भी तो है मेरे पास, इंक्रीज़, जैसे अभी पेट्रोल पे वैट बढ़ा गया था क्योंकि केजरीवाल के पैसे ख़त्म हो गए थे। इंक्रीज़ रेवेन्यू कैसे? अपने टैक्स बढ़ा दो। गवर्नमेंट का टैक्स का परसेंटेज मान लो 10% है, तो उसको 20% या 25% कर देगी। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो अपना पैसा बढ़ जाएगा। तो हमने बेसिकली ये रेवेन्यू और इसको बराबर करना है। अगर ये 12,000 है और ये 10,000 है तो ये ज़्यादा है, या तो मैं इसको कम कर दूँ, इसको 10 पे ले आऊँ, तो ये बराबर हो गया, 10 और 10 बराबर हो गया। एक्सपेंडिचर कैसे कम कर सकते हैं? फालतू खर्चे कम कर दो। या मैं इसको ऐसे ही रहने दो, अगर खर्चे कम नहीं कर पा रहा तो मैं इसको बढ़ा दूँ। ये कैसे बढ़ाऊँगा? चलान ज़्यादा काटूंगा। आपने देखा होगा मार्च आ गया, मार्च के महीने में लोग बहुत बोलते हैं कि मार्च का महीना चल रहा है, भैया ध्यान से गाड़ी चलाइए, बहुत चलान होते हैं मार्च के महीने में। क्यों होते हैं मार्च के महीने में? क्योंकि क्लोजिंग ऑफ द ईयर होता है, 31 मार्च आने वाली है।
तो गवर्नमेंट को अपना टारगेट पूरा करना है कि जो पूरे साल का सोचा था कि बजट रिसिप्ट होंगी वो उतने नहीं हो पा रही, मतलब रेवेन्यू कम पड़ रहा है, क्योंकि जो चलान होते हैं, टैक्स जो चलान होते हैं, जितनी पेनल्टी होती हैं वो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने सोचा था कि पूरे साल में मेरे को 15,000 रुपये की रिसिप्ट होगी, लेकिन हुई 10,000 की। तो गवर्नमेंट मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में बोल देगी ट्रैफिक पुलिस को जल्दी जल्दी चलान काटो, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को चलान काटो ताकि पैसा आए। तो गवर्नमेंट अपना बढ़ा सकती है रिसिप्ट, या तो 10 को 12 पे ले आए तो ये आपस में 12-12 इक्वल हो जाएगा, या 12 को खर्चे कम कर ले। ज़्यादातर ये खर्चे कम करने बहुत मुश्किल होते हैं, या तो इसको बढ़ा सकते हो या लोन ले सकते हो, दोनों बातें आपके पास ऑप्शन खुले हैं। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं, बुक में 2 लिखे हैं, ये वाला ऊपर लिखा है इम्प्लीकेशंस में, हमने नीचे भी इसको करवा दिया। तो आप इसको 1 2 3 खर्चे कम करो, 12 को 10 पे ले आओ, बराबर कर दो, इनकम बढ़ा दो, रिसिप्ट बढ़ा दो। कैसे? टैक्स को बढ़ा दो, या जो आपके पेनल्टीज़ होती हैं, पेनल्टीज़ बढ़ा दो, मतलब चलान बढ़ा दो लोगों का, तो ये बढ़ जाएगा, तब बराबर हो जाएगी। या तो बढ़ा के इसको बराबर कर लो, या इसको घटा के बराबर कर लो, या जो इन दोनों का फ़र्क है, ये 2,000 का फ़र्क जो है वो कैपिटल रिसिप्ट लोन ले आओ। तो बेसिकली ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो हमको पढ़नी है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया रेवेन्यू डेफिसिट। अगली बार हम पढ़ेंगे फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, और साथ में करेंगे उसका न्यूमेरिकल। मैं आज उसको नहीं करा रहा क्योंकि चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी सारी की सारी, वैसे तो करानी चाहिए, करा दूँ, 1 मिनट सोचता हूँ पहले मैं। तो अगली क्लास में ही करेंगे, मैंने सोच लिया है पढ़ के। थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता लगता है बच्चों को, तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में, और न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगली वीडियो थोड़ी बड़ी बना देंगे, न्यूमेरिकल्स सारे कवर करा देंगे आपके। ठीक है जी।